जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी थी वो था अजब गजब चालान। इस केस के तहत हमने जाना कि यदि पुलिस की ईगो हर्ट हो जाए तो जिस कायदे कानून की रक्षा के लिए इस पुलिस की रिक्रूटमेंट होती है उसी कायदे कानून को ये लोग ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं करते। ये ना केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं बल्कि आम जन में वर्दी का रौब दाब और डर बिठाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि कायदे कानूनों को तोड़ मरोड़ कर गलत कानून के तहत आपका चालान भी ठोक सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और एक अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का केस है खेल खेल में। इस केस के तहत आप जानेंगे कि इसमें जो बातें हैं वो अक्सर फिल्मों में भी दिखाई जाती हैं। चलिए, कहते हैं कि अमरोहा में बिच्छू डंक नहीं मारते। लोगों में ये धारणा हजरत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह की वजह से बनी है। अमरोहा में बिजनौर रोड पर सल्तनत कालीन इस दरगाह के आसपास खूब बिच्छू पाए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि दरगाह के आंगन में खतरनाक से खतरनाक बिच्छू शांति से रहते हैं और अपनी डंक मारने की फितरत को भूल जाते हैं। बिच्छू भले ही डंक ना मारे, लेकिन यही बात इतने विश्वास के साथ अमरोहा के लोगों और वहां तैनात पुलिस वालों के लिए नहीं कही जा सकती। दरगाह के आंगन में बिच्छू लोगों को छोड़ सकते हैं, लेकिन लोगों में जो कुदरती फितरत है वे नहीं बदल सकते। मतलब इस धरती पर सबसे खतरनाक प्राणी जो है वो मनुष्य ही है। एक बार को बिच्छू जैसा खतरनाक प्राणी अपना स्वभाव बदल सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी फितरत नहीं बदल सकता। पुलिस वालों की फितरत पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन यह हमारा मकसद नहीं है। तो इंसानों में भी खास तौर से पुलिस वाले अपनी फितरत नहीं छोड़ सकते। हमारी कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये शायद 2004 या 2005 की बात रही होगी। जगह वही अपनी अमरोहा सदर कोतवाली। हमेशा की तरह उस रोज भी बाहर में खूब चहल पहल थी, लेकिन कोतवाली में उस दिन सन्नाटा ही था। वैसे भी अमरोहा शहर में पुलिस के पास ज्यादा काम नहीं होता। लोग एक दूसरे को डंक मारकर हलकान करते हैं और अक्सर आपस में मामले निपटा लेते हैं। पुलिस के पास जाना अमरोहा वालों के बीच अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। यही वजह है कि अपराधों की दर भी इस शहर में जिले के बाकी हिस्सों और राज्यों के दूसरे शहरों से कम ही है। इसके चलते पुलिस वालों के पास यहाँ इतना वक्त है कि कोतवाली के आंगन में 2-4 घंटे बतिया सकें या फिर खेल कूद सकें। कोतवाली की पुरानी इमारत अंग्रेजों के जमाने की बनी है। शायद किसी वक्फ की संपत्ति थी। तो यहाँ पर वक्फ को नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर दान की हुई संपत्ति। ठीक वैसे ही जैसे पुजारियों को मंदिरों के नाम पर दान किए गई भूमि मिल जाया करती है। लेकिन सरकार के पास अठन्नी चवन्नी वाली किराएदारी का कब्जा था। 1997 में मुरादाबाद से अलग करके जब अमरोहा को जिला बनाया गया तो शहर में कई विभागों के नए दफ्तर खुले। कोतवाली के मुख्य गेट के ऊपर 2-3 कमरे थे। ये रेडियो यानी संचार वालों के हिस्से आए और आंगन में बने खपरेल की छत वाले 4 कमरे स्थानीय अधिसूचना इकाई यानी LIU और विशेष अधिसूचना इकाई वालों को मिले। कोने वाला कमरा मालखाने का गोदाम बन गया। शाम होने वाली थी और रूटीन के हिसाब से बैडमिंटन खेलने का वक्त हो चला था। रेडियो विभाग के प्रभारी शानदार हुसैन और LIU वाले दरोगा जी फतेह याब मियां बैडमिंटन का नेट बांध रहे थे। दीवान जी मलिक और अनिल कुमार कोर्ट की सफाई में व्यस्त थे। कोतवाली का गेट होमगार्ड की और पूरा दफ्तर एक मुंशी की निगरानी में रह गया। 4 आदमी कोर्ट पर पहुंच गए, एक रेफरी बन गया, बाकी के तमाम लोग दर्शक दीर्घा में यानी कि कोतवाली दफ्तर के चबूतरे पर विराजमान हो गए। जिसको इधर जगह नहीं मिली वे अधिसूचना इकाई की पुरानी टूटी बेंच पर प्रकट हुआ। आखिरकार खेल शुरू हुआ। रोजाना की तरह तकरीबन 3-4 घंटे पर अलग अलग योद्धाओं ने रैकेट को तलवार की तरह भांजा और फिर अंधेरा होते होते थक कर निढाल हो गए। लाइट का उन दिनों को भरोसा ना था, इसलिए रोशनी के साथ खेल का सिमटना लाजमी था। उस रोज का खेल
समाप्त हुआ, नेट खुला, खिलाड़ी और दर्शक अपने अपने काम पर रवाना हो गए। लेकिन खेल सिर्फ बैडमिंटन का खत्म हुआ था, पुलसिया खेल तो अब शुरू होना था। वैसे भी बैडमिंटन का खेल तो कोतवाली में कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था, मगर जिस खेल का यहाँ जिक्र हो रहा है वह पुलसिया खेल कोतवाली में बरसों से जारी था। अब क्या था ये खेल, ये अब आप जानिए। बहरहाल खेल तो खेल है, खेल के कुछ नियम कायदे भी होने चाहिए, लेकिन पुलिस अपने खेल के नियम खुद तय करती है। अमरोहा कोतवाली के उस खेल में खिलाड़ी कौन था और दर्शक कौन, इसे लेकर सस्पेंस शायद कभी ना खुल सके। मगर जब तक खेल खत्म हुआ, इसमें फंसकर सैकड़ों लोगों के जीवन के सुनहरे पल खत्म हो गए। जो इस खेल में फंस गया वह बरसों बरस जेल में गुजार कर ही बाहर निकला। खेल क्या था, कोतवाली के कोने वाले कमरे में जो गोदाम था, वहां एक विशेष प्रसाद का वितरण होता था। इस प्रसाद की पोटली जिस कैदी के साथ अदालत पहुंच जाती वह बरसों बरस जमानत को तरस जाता। यह खेल शुरू हुआ था 1990 के दशक में, जब तक अमरोहा जिला नहीं बना था और ज्योतिबा फुले नगर जैसे शब्द यहाँ के लोगों के सपने में भी नहीं सुना था। उन दिनों अमरोहा मुरादाबाद जिले की एक तहसील हुआ करता था। उसी दौरान एक दिन पुलिस ने रूटीन चेकिंग के लिए एक ट्रक को रोका। ड्राइवर से पूछा गया कि ट्रक में क्या लदा है। उससे सामान से जुड़े कागजात दिखाने को कहा गया। ड्राइवर ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन वह पुलिस के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। बातचीत में पुलिस को ट्रक ड्राइवर की तमाम बातें संदिग्ध सी लगी। बस शक बढ़ गया तो ट्रक में लदे माल को जांचा गया। ट्रक में बोरियां लदी थी, उन बोरियों में कुछ भूसे जैसी चीज थी। ड्राइवर उसे कृषि अपशिष्ट बता रहा था, लेकिन पुलिस ठहरी पुलिस। कृषि अपशिष्ट मतलब जब धान अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है, उसके बाद जो भूसी बच जाती है वो। पुलिस वाले देखते ही भाप गए कि ट्रक में जो माल लदा है वह मादक पदार्थों की श्रेणी में आने वाली अफीम का डोडा चूरा था। असल में पोस्त के पौधे पर जब फूल आता है और उसके ठीक नीचे एक गांठ जैसी होती है, उस गांठ में से जो बीज निकलते हैं उन्हें खसखस या पोस्त दाना कहते हैं, पॉपी सीड्स। इसी गांठ के हरा रहते यदि चीरा लगा दिया जाए तो एक दूधिया पदार्थ निकलता है। निकलने वाला ये दूध या गोंद जैसा रस असल में अफीम होता है। खसखस और अफीम निकलने के बाद तने और गांठ का बचा हुआ अपशिष्ट यानी भूसा डोडा चूरा कहलाता है। नशीली दवाओं और मादक पदार्थों से जुड़े कानून यानी एनडीपीसी एक्ट के तहत अफीम या अफीम के पेड़ का कोई हिस्सा जैसे पोस्त या भूसी निर्धारित तादाद से ज्यादा अपने पास रखना जुर्म है। पकड़े गए पदार्थ की मात्रा 2.5 किलो से ज्यादा है तो ये व्यावसायिक श्रेणी की अनुमति से भी ज्यादा माना जाता है। यहाँ तो पूरा एक ट्रक भरा हुआ था, लेकिन ड्राइवर के पास जो कागज थे उसमें कहीं भी डोडा चूरा का जिक्र नहीं था। जाहिर है कि ट्रक में नशीला पदार्थ गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पर पॉपी सीड्स या पॉपी फ्लावर्स की बात कही गई है। जो एक मात्रा से ज्यादा यदि आपके पास है तो आप पुलिस की निगरानी में आ सकते हैं। लेकिन तब क्या, जब लोग फैशन के तौर पर पॉपी फ्लावर्स को अपने गार्डन्स में लगाने लगे हैं। पॉपी फ्लावर्स की कई सारी वैरायटी होती है, हर एक से अफीम पैदा किया जा सके ये जरूरी नहीं है। गार्डनिंग के लिए जिन पॉपी फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है उसमें अफीम की खेती उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुलिस ठहरी पुलिस, क्या पता कल को आपके गार्डन की भी छानबीन हो जाए, इसलिए सावधान रहिए। इसलिए इस केस को जरा ध्यान से समझिए। नियमानुसार पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ट्रक में लदा डोडा चूरा इस केस प्रॉपर्टी यानी अपराध से जुड़ा सबूत था, जिसकी हिफाजत मामले का निपटारा होने तक स्थानीय पुलिस को करनी थी। इसके बाद अदालत इसके निपटारे के लिए जो व्यवस्था करती वह पुलिस को पूरी करनी थी। पुलिस ने पकड़े गए डोडा चूरा को सील करके कोतवाली के मालखाने में जमा कर दिया। कुछ दिन बाद ट्रक मालिक ने अपने ट्रक की जमानत करा ली, लेकिन डोडा चूरा मामले के निपटारे तक माल खाने में ही रहना था। कुछ
महीने बाद ड्राइवर क्लीनर भी जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन केस चलता रहा। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ती नहीं। इस बीच अमरोहा अब हसनपुर और मंडी घनौरा तहसील को मिलाकर नया जिला बन चुका था। अमरोहा शहर के एक सिरे पर बहने वाली बान नदी अब तकरीबन विलुप्त हो चुकी थी, जबकि दूसरे सिरे पर बहने वाली सोत नदी अब नाला थी और उसकी गहराई की कहानियां अब किंवदंती बनकर रह गई थी। कुल मिलाकर बरसों बरस गुजर गए और मामले का निपटारा नहीं हुआ। कोई 8 या 10 साल बाद सुनवाई सबूत और गवाहों तक पहुंची। इस दौरान एक दिन बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि इस केस में पुलिस का दावा झूठा है। उनके मुवक्किल के ट्रक से पुलिस ने कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं किया था। इस पर सरकारी वकील ने पुलिस की तरफ से अदालत में पकड़े गए पदार्थ की रासायनिक जांच यानी कि FSL रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि पुलिस ने जो माल बरसों पहले पकड़ा था वह डोडा चूरा ही था। लेकिन अदालत से अपराधियों को सजा दिलाना इतना आसान नहीं था। अब पुलिस को साबित करना था कि उसने जो पदार्थ पकड़ा था वह तय सीमा मात्रा के भीतर था या नहीं। वैसे भी NDPS से जुड़े मामलों में सजा होने की दर काफी कम है। इस तरह के मामलों में औसतन 37% यानी कि 37% आरोपियों को ही सजा हो पाती है, जबकि बाकी 22% बरी हो जाते हैं। बहरहाल बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पकड़े गए पदार्थ के डोडा चूरा होने में उन्हें कोई शक नहीं है। उनका सवाल पकड़े गए पदार्थ की मात्रा को लेकर है। मतलब पुलिस ने कहा कि पूरा ट्रक उन्होंने पकड़ा है, जबकि जो मुजरिम थे उनके वकील ने कहा कि ट्रक तो था ही नहीं, 2-2.5 किलो तक का ही ये डोडा चूरा रहा होगा जिसे पुलिस ट्रक बता रही है। वकील ने कहा कि पुलिस का दावा गलत है। 1-2 किलो की बात मानी जा सकती है, लेकिन आरोपियों के पास एक ट्रक डोडा चूरा बरामद हो ही नहीं सकता। अगर पुलिस का दावा ठीक है तो एक ट्रक माल उसके पास होगा ही। पुलिस बस इतना करे कि उसका भौतिक परीक्षण करा दे। बचाव पक्ष के वकील की दलील मजबूत थी। एक तो पुलिस को अब एक ट्रक डोडा चूरा साबित करना था, दूसरे बचाव पक्ष कानून के एक प्रावधान का फायदा लेने के फिराक में थे। NDPS एक्ट के तहत नशीले पदार्थ की मात्रा कम है तो महज 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि साबित हो जाए कि नशीले पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक सीमा से ज्यादा है तो आरोपी को 20 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक ट्रक डोडा चूरा का भौतिक सत्यापन न होना था और न हुआ। होता भी कैसे, वे तो पुलिस पहले ही धीरे धीरे करके ठिकाने लगा चुकी थी। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पुलिस कोई नशा थोड़े ही ना करती है। इसमें कोई शक नहीं था कि पुलिस ने डोडा चूरा ही पकड़ा था। इस बात में भी शंका का कोई आधार नहीं था कि जो ट्रक पकड़ा गया था वह डोडा चूरा से पूरा लदा हुआ था। तो फिर एक ट्रक डोडा चूरा गया कहां? अब ये आप जानिए वो गया कहां। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि फिल्मों में भी ऐसा केस बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अब सुनिए, दरअसल पुलिस उस डोडा चूरा से पूरे मुरादाबाद मंडल में अपराधियों की खेती कर रही थी। मंडल भर में कोई भी अपराधी चाहे किसी भी मामले में पकड़ा जाता, पुलिस उसके मामले में NDPS की धारा जोड़ने के लिए एक पोटली डोडा चूरा बरामद दिखा देती। इस खेल से यह होता कि अपराधी को कम से कम 6 महीने तक जमानत न मिलना सुनिश्चित हो जाता। ऐसे कई आरोपी जिनके पास हाई कोर्ट तक जाने के संसाधन न थे, वे तो NDPS एक्ट लगने के बाद बरस के बाद भी जेल से बाहर न आ पाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फिल्मों में भी ऐसा दिखाते हैं, पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करना चाहती है और बरसों बरस जेल में सड़ाना चाहती है तो उसके घर अफीम की पोटलियां रखाती है। ऐसा आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। मुझे बताइएगा कौन कौन सी फिल्मों में आपने ये सब चीजें देखी हैं कमेंट सेक्शन में। एक ट्रक माल से इस दौरान कम से कम 500 लोग तो NDPS एक्ट के आरोपी बना ही दिए गए होंगे। यूं समझिए कि पुलिस ने कोई छोटा मोटा चोर पकड़ लिया तो वह हफ्ते या 10-15 दिन में जमानत पर रिहा हो जाता है। ऐसे में जेल भेज भी दिया जाए तो जितनी देर वे जेल में रहेगा उससे ज्यादा की तो पुलिस की जनरल डायरी और केस डायरी के पन्ने काले हो जाते हैं।
मतलब फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं, 2-4 दिन भी अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़े तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा उसको करनी पड़ती हैं। ऐसे में पुलिस मामूली जेब कतरों और चोरों को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बना देती है। वे सोचते हैं कि पकड़ ही लिया है तो कम से कम 6 महीने तो जेल में रहे। इसके लिए करीब 200 या 250 नशे की गोलियां या फिर 2-2.5 किलो डोडा चूरा बरामद दिखा देते हैं। इस 2-2.5 किलो की पोटली के वजन में जाने कितने आरोपी दबकर मर जाते हैं। जिला या सेशन अदालत में तो जमानत भूल ही जाइए, हाई कोर्ट जाने और वकीलों की फीस चुकाने भर के पैसे भी सभी लोगों के पास नहीं होते। ऐसे में पुलिस की एक लपेट में कई निर्दोष भी आ गए और उनकी जिंदगी जेल में ही निपट गई। रिकॉर्ड के हिसाब से अमरोहा जिले के 10-12 थानों में नशे के सैकड़ों कारोबारी हैं। हर दूसरा तीसरा अपराधी इन दिनों डोडा चूरा जरूर बेचता था, चाहे वे जेब कतरा हो चाहे मामूली सटोरिया। लेकिन ये सब अपराधी डोडा चूरा लाते कहां से थे? अदालत के आदेश पर भौतिक सत्यापन हुआ तो पता चला कि नशीले पदार्थ का जिले भर में एक ही स्रोत है और वह है अमरोहा कोतवाली का माल खाना। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, अब ये आप जान लीजिए इस केस फाइल के जरिए। जिस ट्रक में डोडा चूरा पकड़ा गया वह अदालत में साबित होने की बारी आई तो उसमें पुलिस 2 किलो की मात्रा भी साबित नहीं कर पाई। आखिर में पुलिस ने कहा कि कोतवाली के मालखाने में रखे डोडा चूरे को चूहे और दीमक निगल गए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे जब शराब का जखीरा पकड़ा गया था बिहार में, तो तब पुलिस ने कह दिया था कि सारी शराब जो है वो चूहे पी गए। लेकिन इससे क्या, असली अपराधी सबूत के अभाव में बरी हो गए, लेकिन उनके अपराध में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां जेल की सलाखों के पीछे कट गईं। कोर्ट का यह दस्तूर है कि 100 अपराधी निकल जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां उल्टा होता है। सैकड़ों बेकसूर जो है वो पकड़ लिए जाते हैं और आरोपी जो है वो मजे से खुले घूमते हैं। इस न्याय व्यवस्था को लेकर आपकी क्या विचारधारा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ये केस भी समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहें और यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में अगले केस के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।